हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होता है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे वेव, जो हमने एसएचएम के अंदर क्लास 11th में पढ़ा था। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है। फिर हम कुछ कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या वेवलेंथ का ऑर्डर रहता है, क्या एनर्जी का ऑर्डर रहता है। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कैसे इंटेंसिटी निकालते हैं, कैसे एनर्जी डेंसिटी निकाली जाती है। एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो इट्स अ स्मॉल चैप्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले आप ये सर्किट समझो। ये एक मैंने सर्किट बनाया है, ठीक है, जिसका बी, इसका जो है बी रेडियस है, डी डिस्टेंस है। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे ही इसके अंदर ये जो है ये सर्कल शेप में है, बट इट इज काइंड ऑफ सिमिलर। वहां पे स्ट्रेट हमारी प्लेट्स होती थी, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये दो मैंने कैपेसिटर बनाए हैं सर्कुलर शेप के, बी इसका रेडियस है। ये जो स्विच है ये पहले ओपन था, ये आर इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा है, एंड वी वोल्टेज की इसके अंदर बैटरी है। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने स्विच क्लोज करा। अब जब मैं स्विच क्लोज करूंगी तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो वायर के अंदर एक क्यू फ्लो करेगा, जो हमने कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि CV ब्रैकेट 1 - e⁻t/r c। ये चार्ज का इक्वेशन निकलता है। जब चार्ज को हम फ्लो करते हैं तो चार्ज हम ऐसे निकालते हैं। अब हमें पता है चार्ज से अगर हमें करंट निकालना है तो कैसे करेंगे, dq/dt, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना होता है एक बार। सो आई ऑफ वायर, ठीक है, अगर हम वायर के अंदर की बात करें तो वायर के अंदर जो हमारा करंट होगा दैट विल बी dq/dt। अब मैंने जब इसे डिफरेंशिएट करा तो देखो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, -e⁻t/rc का सेम रहेगा, और जो ये है ये नीचे आ जाएगा पावर। सो बनेगा -1/rc। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट होके हमारा आंसर आता है v/r इंटू e⁻t/rc। ये करंट निकला मेरा, करंट इन वायर, जो इस वायर के अंदर फ्लो करेगा। अब इसका जो ग्राफ बनता है, आई और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और v/r आई की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब आप टी को जीरो रखोगे तो ई आपका वन हो जाएगा, तो v/r विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अब एक चीज जो आपने नोटिस करी होगी यहाँ पर, कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये बीच में तो जगह जो है कैपेसिटर्स के बीच में जो जगह है वो तो खाली है। तो सिंस वो जगह जो खाली है, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, कि यहाँ पे आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि करंट अगर खाली जगह से कैसे फ्लो कर रहा है। मतलब वायर के थ्रू तो करंट फ्लो कर रहा है, बट देयर इज अ करंट जो कि इन जो पैरेलल कैपेसिटर है हमारे सर्कुलर, इसके बीच में भी एक करंट प्रेजेंट है। और वो करंट जो हमारी करंट ऑफ वायर है, जो हमारी वायर के अंदर निकली है, उसी के इक्वल आती है। अब वो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो बिटवीन द कैपेसिटर हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो वायर के अंदर फ्लो कर रही है दैट इज कंडक्शन करंट, वो IC से हम डिनोट करते हैं। और जो बिटवीन द कैपेसिटर फ्लो करती है उसे हम ID कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट फाई ई बाई dt। अब फाई ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, राइट। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पढ़ रखा है, आई होप आपको याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट वाज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब सिग्मा क्या होता था, अगर आपको याद हो, सिग्मा वाज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम Q/A के टर्म्स में लिखते थे। तो देखो, ये मैंने लिख दिया Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब Q का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा, CV ब्रैकेट 1 - e⁻t/r c। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब एरिया, जो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया है, हमें वो वाला एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा जब हम E/A करेंगे। बट जो नीचे वाला एरिया वो तो पूरी प्लेट का एरिया होगा, राइट। तो पूरी प्लेट के अंदर जो रेडियस है दैट वाज तो B। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई B स्क्वायर। अब
फाई ई कैसे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब फ्लक्स कैसे निकालते थे, फ्लक्स कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये पूरा जो है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है। अब एरिया मैं लूंगी वो जो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम करे उसका जो रेडियस है उसके हिसाब से एरिया लिया जाएगा। तो इसके अंदर देखो, ये मैंने आर रेडियस का ये गॉसियन सरफेस, ये जो डार्क हो रखा है, ये मैंने एज्यूम करा था। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फाई की जगह मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने ये पूरी टर्म लिख दी है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये मैंने CV1 माइनस ई की पावर माइनस T/RC अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई वी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अब क्या करा मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएट जैसे हमने ऊपर करा था सेम वैसे करेंगे। 1 का 0 हो जाएगा, देन इट विल बी ई की पावर माइनस T/RC अपॉन के अंदर RC बचेगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट निकल के आता है दैट इज इक्वल टू V/R ब्रैकेट R स्क्वायर बाय B स्क्वायर ई की पावर माइनस T/RC। अब एक्चुअली के अंदर अगर मैं गॉसियन सरफेस इस तरह का लूं कि वो पूरी ही प्लेट को कवर करे, मतलब जो मेरा आर है वो बी के इक्वल अगर हो जाए, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आएगी, V/R ई की पावर माइनस T/RC। अब जरा आप ऊपर देखो, जो मैंने आपको आई ऑफ वायर का फॉर्मूला बनाया बताया था, जो हमने dq/dt करके निकाला था, वो भी क्या आया था, V/R ई की पावर माइनस T/RC। तो नीचे वाला फॉर्मूला भी सेम आया है। इसका मतलब क्या है कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे एक करंट होती है जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एग्जिस्टेंस में आती है, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्टेंस में आती है। और ये हेल्प करती है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट, कि करंट हमेशा कंटिन्यूस रहेगा सर्किट में। और अगर मेरा जो आईसी है वो कम हो रहा होगा तो मेरा आईडी बढ़ जाएगा, और आईडी कम हो रहा होगा तो आईसी बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों का सम हमेशा इक्वल ही आएगा, ये दोनों अल्टीमेटली इक्वल ही है। अब ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अंदर से इन जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था जेई के अंदर, बट इसके अंदर ना आपको 2 क्वेश्चंस थे पिछले 2 साल के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ मैच द फॉलोइंग पूछा था, कि मतलब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई और मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सारी एक जगह थे, और ये सारी जो इक्वेशन थी दूसरी जगह थी, और आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा लॉ किसने बताया था और वो उसमें क्या स्टेट किया गया था। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो हमें पहले से पता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, उसका क्या होता था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ रखा है ऑलरेडी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये भी हमें पता है कि फ्लक्स ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका हमने वो भी पढ़ा था, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर पढ़ रखा है ना। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, तो ये हमने पढ़ा था कि ई डॉट डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको माइनस डी फाई फ्लक्स, मतलब माइनस फ्लक्स ऑफ बी डी टी मिलता है, ठीक है। फाई बी मतलब फ्लक्स ऑफ बी। अब ये हम ईएमआई के अंदर पढ़ेंगे। ईएमआई अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, बट आगे वाले चैप्टर में पूरा एक अलग से सेपरेट चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो वो हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बट आपको अभी के लिए सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, उससे आपके मतलब मैच द फॉलोइंग हो जाएंगे। एंड फोर्थ इज मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमने अभी तक जो सर्किटल लॉ पढ़ा था एम्पियर का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बी डॉट डीएल का जो आप इंटीग्रेशन करते हो उस वो किसके इक्वल आते हैं, म्यू इंटू सिग्मा आई। सिग्मा आई मतलब सिग्मा ऑफ करंट, करंट के समेशन के इक्वल आता है, जो कि इंक्लोज सरफेस के अंदर पाया जाता है। ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अभी रिसेंटली। अब इसके अंदर मैक्सवेल ने एक मॉडिफिकेशन करी, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रेजेंट होता है एक सर्किट के अंदर। इसकी वजह से ये लॉ को हमने थोड़ा मॉडिफाई करा, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा।
तो अब जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है इसे हम एम्पियर सर्किट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट आई सी प्लस अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ईएम वेव्स के अगर हम देखें तो हाउ आर ईएम वेव प्रोड्यूस, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस करती है? चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होता है तब हमारी ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी बहुत सारे पिछले साल के अंदर क्वेश्चंस आए हैं बिटवीन की क्या रेंजेस रहती हैं वेवलेंथ की। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए दैट इज बेस्ड ऑन द यूसेज कि गामा रेज किस चीज के अंदर यूज होती है, माइक्रोवेव्स किस चीज के अंदर यूज होती है। तो इसका तो आपको पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा यूसेज का। बट व्हाट आई कैन एक्सप्लेन इज द वेवलेंथ, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले होता है कॉस्मिक गामा। हमें पता है कि न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो गामा रेज बहुत हार्मफुल होती हैं, एक्स रेज बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए जब एक्सरे किया जाता है तो आपके जो भी आपके साथ होता है उनको अंदर लेके नहीं बुलाया जाता, सिर्फ पेशेंट को बुलाया जाता है क्योंकि दीज आर वेरी हार्मफुल। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, आईआर इज इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। तो ये जो है अगर आप यहाँ से इस तरफ मूव करोगे तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर आप कॉस्मिक से रेडियो की तरफ मूव करोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और विजिबल के अंदर हमारी व्हाइट लाइट होती है जिसके अंदर से क्या क्या आता है? विबग्योर आता है। विबग्योर क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसके अंदर से आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है कि जो वेवलेंथ ऑफ वायलेट होता है दैट इज समवेयर इक्वल टू 4000 एमस्ट्रॉन्ग, और जो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर होता है दैट इज समवेयर इक्वल टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग। अब जो मीन कलर होता है अगर आप वैसे आइडियली देखो तो ग्रीन बीच में आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि मीन कलर ग्रीन होना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। एंड दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर येलो, बिकॉज येलो इज अ मीन कलर। एंड वेवलेंथ के बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो 8 + 4 दैट विल बी समवेयर अराउंड 12000 एमस्ट्रॉन्ग। 12000 एमस्ट्रॉन्ग अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 6000 एमस्ट्रॉन्ग। तो जो वेवलेंथ ऑफ येलो होता है दैट इज समवेयर अराउंड 6000 एमस्ट्रॉन्ग, इसलिए येलो को हम मीन कलर के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये हमने इवन दो 11th के अंदर लाइक वेव, एसएचएम, ये सब कुछ पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो पहले तो आपको 11th के अंदर याद आ रहा होगा कि ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो इमेजिन करो कि एक लाइक एक समुद्र टाइप है, नॉट समुद्र, एक लेक है, ठीक है, एक पॉन्ड है, मोरोवर एक पॉन्ड टाइप है, पानी रुका हुआ है उसमें। और आपने एक पत्थर लिया और आपने छोटा सा पत्थर उस पर फेंका। तो आपने एक चीज रियलाइज करी कि जो पानी है उसके अंदर लाइक जो लहरें उठ रही हैं वो ऊपर नीचे भी जा रही हैं, एंड वो आगे की तरफ एक सर्कल के अंदर आगे मोशन के अंदर भी बढ़ रही हैं। सो दैट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स वेव, कि जो आपका पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, एट द सेम टाइम जो आपकी वेव है वो आगे मूव फॉरवर्ड हो रही है। ऐसी सपोज एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी के अंदर आपने एकदम से, वो पूरी खिंची हुई रस्सी है और आपने एकदम से उसे ऊपर से नीचे ऐसे मारा, तो उसके अंदर आपने वेव्स बना दी, वेव्स बना दी। अब आपकी जो वेव है, पार्टिकल आपके ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव आपकी आगे डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब वेव की इक्वेशन क्या होती है? वेव की इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या है। तो जो y है दैट इज बेसिकली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कि आपका पार्टिकल किस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इधर y लिखे तो मेरा जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो y डायरेक्शन में कर रहा है। देखो ऊपर नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट, जिसका ऑक्सीलेशन ऊपर नीचे हो रहा है y डायरेक्शन। उसके बाद ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड है। ए किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड का मतलब है कि उसकी मैक्सिमम, उसकी पीक वैल्यू क्या है। साइन आपको पता है, साइन का फंक्शन तो आपको पता है, साइन में कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। के के का क्या फॉर्मूला होता है? के इज बेसिकली 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। एंड एक्स, एक्स इज बेसिकली कौन से डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, मतलब आपकी वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इसके अंदर प्लस माइनस एक्स, मतलब ये जो प्लस माइनस एक्स है बेसिकली यहाँ से रिलेशन रखता है कि वो प्लस में भी हो सकती है, प्लस माइनस एक्स किसी में भी हो सकती है।
ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारी हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टी। कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, राइट? एंड सॉरी, ओमेगा, ओमेगा इज बेसिकली, ओमेगा यहाँ पे कहीं पे मैंने लिख नहीं रखा, स्मॉल टी को हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन, राइट? अब जो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे जो हमारा साइन है, और आपको पता है ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है, उसमें भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप एक चीज रियलाइज करो कि यहाँ पे अगर प्लस होगा ना, सपोज मैं लिखूं साइन पाई बाय 4, ठीक है, प्लस पाई बाय 4 अगर लिखूं, तो जो आपका ग्राफ होता है ना साइन का, वो नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर जाता है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर जाएगा। तो आपको ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी, कब पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग है, कब नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग है। तो अगर मैंने लिखा है के एक्स प्लस पाई बाय 4, तो आपका ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, वहां से शुरू होने लगेगा। और अगर मैंने के एक्स माइनस पाई बाय 4 लिख दिया, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, मतलब वो आगे से लाइक शुरू हो जाएगा। अब स्पीड, स्पीड क्या है? बेसिकली स्पीड को आप लिख सकते हो ओमेगा बाय के, या फिर आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने एफ की जगह ये हल्का सा वैसे लिखा है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू के इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। और के क्या था? अभी हमने के पढ़ा था, के वॉज 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने। इट इज अ लाइक वेरी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, और सारे क्वेश्चन बेसिकली एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि अभी आगे आएगा, राइट? और प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है। मतलब जैसे दोनों वेव, लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सब कुछ हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर आगे पढ़ेंगे। बट आपको बस इतना करना है कि ये जैसे वेक्टर था ना, उस टाइप का कुछ फॉलो करते हैं कि अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे वेव का, तो दैट विल बी y1 + y2 का समेशन। नाउ सी, सी क्या है? सी हमने पढ़ा है बचपन से, सी स्पीड ऑफ लाइट। उसका फॉर्मूला क्या निकलता है? 1/√μ0 ε0। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁸ आती है मीटर पर सेकंड के अंदर। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ हमारे सेम फेस के अंदर होते हैं। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी मेरे को फेस क्या लिखना पड़ेगा? के एस माइनस ओमेगा टी। दोनों का फेस सेम होता है। फेस सेम का मतलब क्या होता है? कि दोनों एक ही टाइम पर अपना मैक्सिमम और मिनिमम अचीव करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे तो मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम चल रहा होगा, दोनों का जो चलेगा साथ चलेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो हमें पता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ई बी कॉस 90, आपको पता है कॉस 90 इज 0। तो ई डॉट बी इज इक्वल टू 0 आता है। जब दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो हमें मैथ्स के अंदर भी पता है। नाउ ई क्रॉस बी अगर आप करते हो, तो आपको उसकी डायरेक्शन मिलती है कि आने वाली जो आपकी वेव है वो कौन से डायरेक्शन में चल रही है। ई क्रॉस बी से आपको डायरेक्शन ऑफ वेव का पता चल जाता है। और ये एक पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? कि ई क्रॉस बी अपॉन अपसाइलन नॉट। इवन दो इस पे बहुत मिनिमम आई गेस ना के बराबर क्वेश्चन है, बट सिंस थ्योरी के अंदर ये पार्ट था बुक के अंदर, तो आपको याद रखना है पॉइंटिंग वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में अपसाइलन नॉट। अब आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ कि ईएम वेव कैसे दिखती हैं। आई होप आपको समझ आए। देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी चल रही है y और x प्लेन के अंदर, ठीक है, ये y ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। वेयर एज जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रही है मेरी z और x डायरेक्शन में। तो देखो, ये z से, ये z है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रही है, फिर ये अंदर की तरफ जा रही है, फिर ये बाहर की तरफ आ रही है, फिर ये अंदर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा क्या इक्वेशन बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई नॉट, मतलब एम्पलीट्यूड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि एक्स के अंदर देखो माइनस एक्स है, मतलब प्लस एक्स के अंदर ये प्रोपगेट कर रही है। और जे वेक्टर किस लिए है? वाई, मतलब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जे मतलब वाई एक्सिस पे ही है। वेयर एज अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की निकालोगे इक्वेशन, दैट विल बी बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के वेक्टर। के वेक्टर यहाँ पे मतलब जेड एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस के अंदर जो हमारा
वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है। नाउ देयर इज अ रिलेशन, दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सारे क्वेश्चन मतलब देयर वर आई गेस 50 क्वेश्चंस आई सॉल्व्ड अराउंड, और उनमें से मोर देन like 25 to 30 questions were based on this formula only. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸, ई नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाय के। अब ओमेगा बाय के मतलब वेलोसिटी को आप यहाँ पे पुट कर दो सी की जगह, तो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज ई नॉट इंटू के इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा, राइट, वेयर के आपको पता है के एक्स का कोफिशिएंट होता है एंड ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है, राइट। तो आपको अब ये चीजें याद रखनी है। Now, seventh point is EM wave does not require medium to travel. Speed and wavelength vary करती है, frequency same रहती है। अब the next important thing is refractive index. Refractive index को हम म्यू से डिनोट करते हैं। It is basically हमने पढ़ा है मतलब वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर कि स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, ये इसका फॉर्मूला होता है। बचपन में आई गेस 10th या 9th में लाइट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब म्यू को अगर आप निकालोगे दैट इज बेसिकली सी बाय वी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का हमने फॉर्मूला देखा है 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट, तो मैंने देखो यही लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, √μ0 ε0, ऊपर क्या बना एप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम के अंदर एंड म्यू नॉट इंटू मीडियम। अब म्यू का फॉर्मूला क्या बना, इसको मैंने अलग अलग करके लिखा, तो आपको पता है कि मीडियम अपॉन वैक्यूम का अगर आप करोगे सो दैट इज बेसिकली रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये उनका फॉर्मूला आता है। ये हमने कुलम्बिक लॉ के बाद ही क्वेश्चंस करे थे कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये उससे रिलेट कर गया। तो अब अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, √μr इंटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हो, एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाएगा कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया होगा और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो आपको बस उसका स्क्वायर कर देना है। उसका अंडर रूट करोगे तो मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो आपको उसका अंडर रूट कर देना है, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है। इस पे भी कुछ कुछ बेस्ड क्वेश्चंस है, तो यू शुड रिमेंबर द लाइक प्रोपोर्शनैलिटी कैसे है। एंड अगर आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मतलब आपको पूरी, जैसे अभी हमने वेव की इक्वेशन देखी, अगर आपको वैसे पूरी इक्वेशन गिवन है तो आपको पता है वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आपको म्यू सी बाय वी होता है, सी की जगह 3 × 10⁸, और वी तो आपको ओमेगा बाय के से मिल ही जाएगा, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी मिल सकता है। नाउ एनर्जी डेंसिटीज ऑफ ईएम वेव, हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और म्यू भी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, आई होप यू रिमेंबर एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या आता है, b² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर था, 2 म्यू नॉट। ये फॉर्मूलाज आपको पहले से ही पढ़ाए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है, ये आपको पहले से पता है। अब मैंने क्या करा, हम जब देखो अभी हमारा EMI AC बचा है, तो AC के अंदर हमें एवरेज लेना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0 sin ω t, तो sin² ω t का जो हमारा एवरेज निकल के आता है दैट इज बेसिकली हाफ। और अगर आपको VRMS निकालना होता है तो वो V0 का √2, मतलब V0/√2 होता है। तो VRMS का स्क्वायर जो होता है दैट इज बेसिकली V0 का स्क्वायर बाय 2। ये सारी चीजें जो ये इधर लिखी हैं इतनी जगह में, ये सारी आई विल एक्सप्लेन इन AC, ठीक है, बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन इट हेयर तो फिर AC बचेगा नहीं कुछ। उसके अंदर लाइक रूट मीन स्क्वायर एवरेज कैसे निकालते हैं वो सब कुछ हम उसमें सीखेंगे। तो अभी तक आपको बस इतना याद रखना है कि sin² ω t का एवरेज हाफ होता है, VRMS V0 का √2 टाइम्स होता है, मतलब 1/√2 टाइम्स होता है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन बनाई E0 sin kx - ω t।
ऐसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनाई, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मैंने क्या करा, मेरे को इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी थी, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो दैट वाज इक्वल टू हाफ, क्योंकि अब इधर तो मैं मतलब पूरा ये लिखूंगी जो मैंने यहाँ पे म्यू ई का लिखा, तो मेरे को म्यू ई की इक्वेशन निकालनी थी, मतलब मेरे को एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन निकालनी थी, तो दैट वाज इक्वल टू हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, और म्यू बी की निकाली तो बी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू अपसाइलन नॉट साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जो म्यू ई का एवरेज आता है, तो देखो ये तो एम्पलीट्यूड तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर का ओमेगा टी का क्या आता है, हाफ आता है, तो मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, 1/4 अपसाइलन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। वेयर एज म्यू भी करा तो मैंने इधर और हाफ कर दिया, तो ये 2 अपसाइलन नॉट से 4 अपसाइलन नॉट हो गया 1/2 का मल्टीप्लाई करके। अब इसका अगर मेरे को आरएमएस निकालना है, तो मेरे को लाइक वी नॉट, वी आर एम एस का स्क्वायर क्या होता है, वी नॉट का स्क्वायर बाय रूट 2। तो इसका 2 अगर मैं इधर ले लूँ तो क्या बनेगा, हाफ अपसाइलन नॉट, देखो मैंने ई नॉट स्क्वायर बाय 2 एक तरफ ले लिया, तो वो क्या बना, ई आर एम एस बन जाएगा, ई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ अपसाइलन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये आपके एक और फॉर्मूला आया, और यहाँ से क्या आया, बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2 अपसाइलन नॉट, मतलब 2 म्यू नॉट, ये आपका एक और फॉर्मूला आया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में भी, आई गेस मोर ओवर 3 क्वेश्चंस थे लास्ट कुछ 3-4 सालों के अंदर, कि म्यू ई और म्यू बी का रिलेशन। म्यू ई और म्यू बी, देखो म्यू टी टोटल आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ना इक्वल इक्वल बढ़ती है हिस्से में, मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, दोनों की सेम रहती है। तो सपोज अगर मैंने 100 एनर्जी है इसकी, तो 50 वो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और 50 एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो इसका रेशियो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। एंड द लास्ट टॉपिक विच कम्स इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने डुअल नेचर के अंदर फोटॉन्स वाले उसमें अच्छे से पढ़ा था, कि इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब मैंने ये एक रीजन ले लिया जिसके अंदर ईएम वेव्स हैं, ईएम वेव्स को ट्रैवल करने के लिए स्पीड सी चाहिए होती है, एरिया ये क्रॉस सेक्शन का ए है। अब ये पूरी लेंथ क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी इस पूरे रीजन की जहाँ पे ईएम वेव्स निकल रही हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू सी डी टी। डी टी मतलब जितना टाइम है। अब एनर्जी के अंदर आप क्या लिखोगे, म्यूटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगी तो एनर्जी मिल जाएगी, तो म्यूटी इज टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन के अंदर एरिया इनटू टाइम, एरिया और टाइम की जगह मैंने dt लिख दिया। अब वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, लेंथ इनटू एरिया, एरिया तो a है, लेंथ क्या है सी डी टी, तो एरिया सी डी टी, dt से dt कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव निकल के आता है एवरेज ऑफ म्यू टी इंटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड म्यू टी इज द एनर्जी डेंसिटी, total energy density. And that's all for today. Thank you.